हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज हमारा ये 22वां सेशन है जो एक्टिव पैसिव का सेकंड सेशन है। इससे पिछला सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें एक्टिव पैसिव का बेसिक बताया। आज उसको थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे हम। ये एक्टिव पैसिव आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपने टेंसेस नहीं पढ़े। टेंसेस तब तक नहीं आएंगे जब तक वर्ब नहीं पढ़ा। तो पिछले 10-15 सेशन और मैं तो कहूँगा पिछले 21 सेशन आपको सीक्वेंस से देखने चाहिए, तो ही आपको फायदा होगा। क्योंकि हम यहाँ पर बेस तैयार कर रहे हैं, आधार तैयार कर रहे हैं जिससे आपको इंग्लिश समझ में आने लग जाए और आपके मार्क्स आ जाए। तो हमने बात किया था एक्टिव पैसिव में, अगर आप देखें तो हमने ये दो तरीके के सेंटेंसेस देखे थे कि एक तो देखा था राम गाना गा रहा है, राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राम फुटबॉल खेल रहा है, राम हैज प्लेड फुटबॉल, राम खाना बनाता है, राम कुक्स फूड। ये सारे सेंटेंसेस जितने भी थे ये मैंने आपको बोला था ये क्या हैं, ये एक्टिव वॉइस के हैं। क्यों बोला था मैंने एक्टिव वॉइस के हैं, जरा गौर फरमाइएगा। यहां पर राम सिंग करने का काम कर रहा है, यहां पर राम प्ले करने का काम कर रहा है, यहां पर राम कुक करने का काम कर रहा है। जब भी सब्जेक्ट जो है, यहां पर राम क्या है, इन तीनों ही सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट क्या होता है, हमने पिछले सेशन में बात की और पहले भी बात की थी कि जिसकी बात हो रही हो। अगर आप एक सेंटेंस से पूछो कि सेंटेंस में बात किसकी हो रही है, तो जिसकी बात होती है उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट वो होता है जिसकी बात होती है, और जिसकी बात हो रही हो जब वो काम करता है, जब वो काम करता है तो उसे एक्टिव वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, एक्टिव वॉइस। वहीं इधर आओ, पहले हिंदी देखते हैं। गाने को राम के द्वारा गाया जाता है, गाने के साथ गाए जाने का काम हुआ, फुटबॉल के साथ खेले जाने का काम हुआ, खाने के साथ बनाए जाने का काम हुआ। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये फुटबॉल हो गया, ये सॉन्ग हो गया, या फिर ये फूड हो गया, ये सब यहां पर सब्जेक्ट हैं और इन सब्जेक्ट के साथ काम हो रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं, ये सब्जेक्ट के साथ काम हो रहा है। एक सॉन्ग सब्जेक्ट है, क्योंकि अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय राम। अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि गाने को गाया जा रहा है, तो इसमें बात किसकी हो रही है, राम की बात हो रही है क्या, नहीं। अगर तुम लॉजिकली सोचो, हिंदी में गाने को गाया जा रहा है, बात किसकी हो रही है, गाने की बात हो रही है। गाना क्या हो जाएगा, सॉन्ग क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम कर रहा है क्या, सॉन्ग सिंग करने का काम कर रहा है, नहीं। सॉन्ग के साथ वो काम हो रहा है सिंग करने का। तो जिसके साथ काम अगर होने लग जाए सब्जेक्ट के, तो वो क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस बन जाता है। तो अगर आप देखेंगे लेफ्ट और राइट में, तो आपको एकदम क्लियरली फर्क समझ में आएगा कौन सा एक्टिव है और कौन सा पैसिव है। एक्टिव से पैसिव करना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करने के लिए मैंने आपको ये दो रूल्स बताए थे। क्या रूल्स बताए थे, हेल्पिंग वर्ब में नो चेंज। हेल्पिंग वर्ब बोले तो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड कोई हो, चाहे कोई मोडाल हो, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, इनमें से कोई भी हो। हेल्पिंग वर्ब में आप कभी भी चेंज नहीं करोगे। हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होता। एक्टिव और पैसिव में हेल्पिंग वर्ब सेम रहते हैं। मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो उसकी जगह हमें क्या लगाना है, टू बी प्लस V3 लगाना है। क्या लगाना है भी, टू बी प्लस V3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहचान है पैसिव की। क्या बोल रहा हूं मैं, ये पहचान है पैसिव की। अगर टू बी प्लस V3 होगा तो पैसिव होगा, और अगर पैसिव होगा तो टू बी प्लस V3 होगा। पैसिव होगा तो सब्जेक्ट के साथ काम होगा, और सब्जेक्ट के साथ काम होगा तो पैसिव होगा, और अगर ऐसा है तो टू बी प्लस V3 होगा। ये मैंने आपको बोला था, ये तीन चीजें एक साथ चलती है। पैसिव है तो सब्जेक्ट के साथ काम होगा, और अगर सब्जेक्ट के साथ काम है तो टू बी प्लस V3 होगा। तो ये तीनों चीजें साथ चलती है, इसलिए टू बी प्लस V3 का होना अति आवश्यक है। पूरा दारमदार किसके ऊपर है, हमारे टू बी के ऊपर है। टू बी नहीं हो तो पैसिव वॉइस बन नहीं सकता, टू बी ना हो तो पैसिव वॉइस बन नहीं सकता। यस, अच्छा, ये टू बी तो लिख दिया। ये टू बी की फॉर्म कौन सी होगी, वो इस नोट में पता चलता है हमें कि टू बी की फॉर्म वही होगी जो मेन वर्ब की थी। तो अगर मेन वर्ब V1 था तो इज, एम, आर में से लगा लो, V2 था तो वॉज, वर में से लगा लो, V3 था तो बीन लगा लो, V1 ING है तो बीइंग लगा लो, और अगर मोडाल है तो
BE बी लगा लो। यस, तो ये एकदम सिंपल से रूल्स है, हमने पिछले सेशन में इनको पूरा डिटेल में एक दो क्वेश्चन करके देखे थे। अभी हम क्या करना चाहते हैं, ये रूल आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो आप अभी इसको पॉज करके कॉपी में अपने हाथों से लिख लें, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें एक्टिव से पैसिव बनाने की, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। अगर ये टेबल आप देखोगे जरा गौर से, तो ये टेबल क्या है, यहां पर पास्ट लिखा हुआ है, प्रेजेंट लिखा हुआ है और फ्यूचर लिखा हुआ है। पास्ट में भी सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस है और परफेक्ट है। बेसिकली टेंस वाली ही टेबल है, ऐसे की जगह टेढ़ी कर दी मैंने बस। और अगर आप देखोगे तो यहां पर मैं एक्चुअल में राम, प्ले और फुटबॉल, इन तीन को बात करना चाहता हूं। तो राम और फुटबॉल में तो कोई फर्क पड़ता नहीं, एक्टिव में तो राम से स्टार्ट हो जाएगा और पैसिव में फुटबॉल से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि राम खेलने का काम करेगा और फुटबॉल के साथ खेलने का काम होगा। तो राम और फुटबॉल का तो ज्यादा कहानी नहीं है, ज्यादा कहानी किसकी है, प्ले की है। इस प्ले को हिंदी में खेलना कहते हैं। मैं पहले आपको यह सिखाना चाह रहा हूं, देखो मैंने हमेशा आपको बोला है पहले मैं हिंदी में कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद उसमें इंग्लिश फिट करूंगा, क्योंकि ज्यादातर भाई बहन हमारे हिंदी मीडियम से हैं तो उनको समझ में आना चाहिए। तो गौर फरमाए, हिंदी में कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ध्यान दे जरा। पहले पास्ट की बात कर रहे हैं। एक्टिव पास्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, सिंपल टेंस होता है तो मतलब निकलता है खेला था, याद आ रहा है। सिंपल पास्ट क्या हो गया, खेला था। कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा, खेल रहा था, खेल चुका था। ये आपको याद आ रहा होगा, ये हमने टेबल पहले भी करी है। सिंपल टेंस जो हमने पढ़ा, फिर कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, फिर परफेक्ट पढ़ा, ये सारे टेंस हमने पहले पढ़े हैं। एक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पे भी देखो प्रेजेंट में क्या, खेलता है, खेल रहा है, खेल चुका है। यहां पे भी एक्टिव में देखो खेलेगा, खेल रहा होगा, खेल चुका होगा। आपको थोड़ा सा दिक्कत इसलिए आ सकती है क्योंकि मैंने टेबल का मुंह इधर की बजाय इधर कर दिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही रहेगी। लेकिन अब पैसिव की अगर देखें, गौर फरमाइएगा जी, खेला था जो एक्टिव है उसका पैसिव क्या बनता है, खेला गया था। ये एक्टिव से पैसिव बना, ये देखो ये एक्टिव है, इससे ये पैसिव बना, खेला था का बना खेला गया था। ये कैसे बना, ये हिंदी कैसे बनी, पहले ये समझेंगे, इंग्लिश बाद में समझेंगे। अगर मैं इसके आगे, गौर फरमाना जरा, ध्यान से सुनना जरा, अगर मैं इसके आगे लिख दूं राम, तो कोई दिक्कत है। राम ने खेला था, ने वगैरह तो अलग से आ ही जाएगा। राम ने खेला था, राम ने फुटबॉल खेला था, राम ही खेलेगा ना, तो राम ने खेला था, कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, सही लॉजिकल है। लेकिन अगर मैं यहां लगाऊं राम, तो राम खेला गया था, राम खेला गया था, राम कैसे खेला जाएगा भाई, राम तो इंसान है, इंसान को खेल सकते हो नहीं, इंसानों की भावनाओं से तो तुम खेल सकते हो पर इंसान को नहीं खेल सकते, आप बात समझ रहे होंगे मेरी। तो राम खेला गया था तो गड़बड़ होगी भाई, क्या करना पड़ेगा, फुटबॉल करना पड़ेगा। FB लिख रहा हूं फुटबॉल को, फेसबुक मत समझ लेना। FB खेला गया था मतलब फुटबॉल खेला गया था, फुटबॉल खेला गया था, बात ठीक है, हाँ जी बात ठीक है, फुटबॉल खेला गया था। अगर तुम दिल से, दिमाग से अच्छे से सोचो, तो राम खेला था तो राम ने काम किया और फुटबॉल के साथ खेलने का काम हुआ। क्या तुम्हें हिंदी में ये फर्क समझ में आ रहा है कि ऊपर वाले में तो सब्जेक्ट काम कर रहा है और नीचे वाले में सब्जेक्ट के साथ काम हो रहा है, और जैसे ही सब्जेक्ट के साथ काम होने लगता है हमें पता है पैसिव आ जाएगा। इंग्लिश छोड़ो, एक बारी हिंदी समझ में आ रही है क्या, और आगे चलते हैं। राम खेल रहा था, कोई दिक्कत, राम लगा सकता हूं इधर, राम के साथ ये काम हो सकता है, राम काम कर सकता है खेलने का, बिल्कुल कर सकता है जी। राम खेल रहा था, राम खेला जा रहा था, राम को खेल सकते हो क्या तुम, नहीं, क्या बोलोगे, FB। फुटबॉल खेला जा रहा था, तो फुटबॉल के साथ काम होएगा और राम काम करेगा, राम काम करेगा तो मैंने एक्टिव में लिख दिया, और फुटबॉल के साथ काम होएगा तो मैंने पैसिव में लिख दिया। आई रियली होप आपको ये समझ में आ रहा है, इससे ज्यादा आसान हो नहीं सकता। वैसे मैं बताऊं, राम खेल चुका था, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन राम को खेला जा चुका था, नहीं भाई, फुटबॉल को खेला जा चुका था। क्या आपको फर्क समझ में आ रहा है क्या,
ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाली लाइन में क्या फर्क समझ सकते हो क्या? कि खेला था और खेला गया था में एक इनहेरेंट अंदर ही अंतर्निहित एक फीलिंग का फर्क है कि खेला था में बात करने की हो रही है, खेला गया था में बात होने की हो रही है। वैसे ही खेल रहा था में काम हो कर रहा है, खेला जा रहा था में काम उसके साथ हो रहा है, खेल चुका था में काम उसने किया था, और खेला जा चुका था में काम उसके साथ हुआ था। यही फर्क नीचे है। देखो, राम खेलता है, फुटबॉल खेला जाता है, राम खेल रहा है, फुटबॉल खेला जा रहा है, राम खेल चुका है, फुटबॉल खेला जा चुका है। राम खेलेगा, फुटबॉल खेला जाएगा। फर्क समझ रहे हो क्या? आई रियली होप समझ रहे हो। राम खेल रहा होगा, फुटबॉल खेला जा रहा होगा, राम खेल चुका होगा, फुटबॉल खेला जा चुका होगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ये तो खेलने की बात हुई। मैं आपको 2-3 ऐसी ओरली वर्बली एग्जांपल लेके दिखाता हूं। गाने की बात कर लें, या गाना तो गड़बड़ है, खाना बनाने की बात कर लें। तो राम ने खाना बनाया था, क्या है? एक्टिव है। खाने को बनाया गया था, पैसिव है। राम खाना बना रहा है, एक्टिव है। खाने को बनाया जा रहा है, पैसिव है। बना रहा है और बनाया जा रहा है, क्या आप फर्क समझ पा रहे हैं क्या इसमें? देखो, बना चुका होगा एक्टिव है, राम बना चुका होगा। बनाया जा चुका होगा, खाना बनाया जा चुका होगा, पैसिव है। अगर आगे राम जुड़ेगा तो राम काम करेगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। अगर आगे खाना जुड़ रहा है, फुटबॉल जुड़ रहा है, सॉन्ग जुड़ रहा है, ये तो सिंपल से सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो वो पैसिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ काम हो रहा है, वो काम कर नहीं रहा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप अपने आप से थोड़ा सा पॉज कर सकते हैं, इस टेबल को एकदम स्टडी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि क्या आना चाहिए, क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, और ऐसा सही है या गलत है। हम आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ। ये टेबल अगर आप देखो तो ये टेबल कुछ कुछ पहले वाली जैसी टेबल ही है जो हमने एक टेंसेस की टेबल बनाई थी। ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है जी। फिर यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे कॉन्टी का मतलब कॉन्टिन्यूअस है ना। परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यू है, कोई दिक्कत नहीं है जी। एक्टिव 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 जहां लिखा हुआ है उसमें तो वही 12 टेंस लिखे हुए हैं जो हमने पढ़े थे। इसमें देखो टू बी यूज हो रही है प्लस V1 ING, इसमें टू हैव यूज हो रही है प्लस V1 ING, इसमें V2 और V1 अकेली है और नीचे हैड बीन V1 ING। बिल्कुल वही टेबल है। मैंने क्या किया है, मैंने 3 रो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। ये टेबल देखते ही आपके दिल में एक सवाल आना चाहिए था। वो सवाल क्या आना चाहिए था कि सर सिंपल में आपने पैसिव बनाया, कॉन्टिन्यूअस में पैसिव बनाया, परफेक्ट में पैसिव बनाया, इसने आपका क्या बिगाड़ा था? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पैसिव क्यों नहीं बनाया? क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव होता ही नहीं है। क्या? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, नीचे नीचे वाले जो 3 टेंस होते हैं, उनका पैसिव वॉइस होता ही नहीं है। तो ये 3 तो सीधे ही कट गए, इनका पैसिव होता ही नहीं, झंझट खत्म हुई। अपने इनमें सिर्फ इनके तो 3 एक्टिव ही बड़े औखे समझे थे हमने, तो अपने सिर्फ एक्टिव पे फोकस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं जी पैसिव वॉइस पे। पैसिव कैसे बनाएं? पैसिव बनाएंगे हम ऐसे, जरा गौर फरमाना। अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूं कि राम, ऐसे ही मतलब सेंटेंस दे रहा हूं, राम वॉज स्टडीइंग इंग्लिश, इसको जरा पैसिव में चेंज करो, करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा इसलिए। राम वॉज स्टडीइंग इंग्लिश, इसको पैसिव में चेंज करो। ऊपर वाले दोनों रूल लगाओ, पैसिव में चेंज करो। देखो इंग्लिश तो आगे आ जाएगा, इतना तो तुम्हें समझ में आता ही है। हाँ जी, वॉज क्या है? वॉज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में नो चेंज, चक्को जी, वॉज ऐसे का ऐसे। हाँ जी, आगे क्या है? स्टडीइंग लिखा हुआ है, स्टडीइंग क्या है? V1 ING दिख रही है जी, V1 ING दिख रही है। मेन वर्ब की जो फॉर्म होती है वो टू बी की फॉर्म, टू बी की V1 ING क्या होगी? BEING, वॉज बीइंग कर दो। ठीक है जी, आगे बोलो। टू बी के बाद V3 चाहिए, V3 स्टडी की V3 क्या होती है? स्टडीड होती है, तो ये स्टडीड कर दो, बाई पीछे राम कर दो। ये लो जी, इसका पैसिव बन गया। राम वॉज स्टडीइंग इंग्लिश का पैसिव क्या बनेगा? इंग्लिश वॉज बीइंग स्टडीड बाय राम। ऊपर वाले की हिंदी बोलो,
राम इंग्लिश पढ़ रहा था, ऊपर वाले की हिंदी क्या है? राम इंग्लिश पढ़ रहा था। नीचे वाले की हिंदी क्या है? इंग्लिश को राम के द्वारा पढ़ा जा रहा था, पढ़ रहा था, पढ़ा जा रहा था। फर्क समझो हिंदी में। जैसे हमने ये दो रूल लगा के ये कन्वर्ट किया, वैसे हम पूरी टेबल को कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि एक जगह आ जाए सब कुछ। तो वो कैसे करेंगे वो करते हैं। अब देखो, पहले बात करते हैं सिंपल टेंस की। सिंपल टेंस में ये क्या लिखा हुआ है? V2। ये V2 क्या है? ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब है कि नहीं है? मेन वर्ब ही है। हेल्पिंग वर्ब में नो चेंज। मैं रूल बार बार बोलूंगा, जितने भी टेंस बचे हैं, नो दिख रहे हैं आपको खाने, नो के नो भरने के लिए मैं 9 बार रूल बोलूंगा ताकि आप बार बार मेरे साथ बोलो, आपको याद हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब में नो चेंज। हेल्पिंग वर्ब यहां नहीं है, हेल्पिंग वर्ब यहां भी नहीं आएगी। मेन वर्ब की जगह टू बी प्लस V3 चाहिए। मेन वर्ब की जगह, बोले मेरे साथ, टू बी प्लस V3 चाहिए। टू बी की कौन सी फॉर्म? जो मेन वर्ब की फॉर्म। V2 क्या होती है टू बी की? या तो वॉज लगा दो या फिर वर लगा दो। प्लस वॉज और वर दोनों ही होती है। ये देखो, V2 वॉज वर, या तो वॉज लगा दो या वर लगा दो। टू बी प्लस क्या चाहिए? V3 चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या बन गया? पैसिव बन गया। धोखा नहीं हो जाए ऊपर नीचे में, देख लेना जरा। अगर V1 ING लगा दिया तो एक्टिव बन जाएगा और V3 है तो पैसिव है। इनकी बात मैं थोड़ी देर में और करूंगा। आगे आओ। V1 ये क्या है? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है नहीं, हेल्पिंग वर्ब में नो चेंज, तो हेल्पिंग वर्ब में नो चेंज। मेन वर्ब की जगह बोलो बोलो टू बी प्लस V3। टू बी की कौन सी फॉर्म? जो मेन वर्ब की फॉर्म। मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी? पहली। पहली फॉर्म टू बी की क्या होती है? इज, एम, आर। टू बी के बाद वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? तीसरी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैसिव बन गया जी प्रेजेंट सिंपल का। इधर आ जाओ। हेल्पिंग वर्ब ये रहा, मेन वर्ब ये रहा। हेल्पिंग वर्ब में नो चेंज, विल शैल ऐसे के ऐसे लिख दिया। प्लस मेन वर्ब की जगह क्या चाहिए? टू बी प्लस V3। टू बी की कौन सी फॉर्म? जो मेन वर्ब की फॉर्म है। मेन वर्ब की कौन सी है? पहली है। इज एम आर लिख दूं? नहीं। क्यों नहीं लिख रहा इज एम आर? क्योंकि इज एम आर अलग है और बी अलग है। जब भी मोडाल हो, जब भी मोडाल हो तो बी लगाना है। विल और शैल मोडाल होते हैं क्या जी? हाँ जी। क्या लगाऊं? बी। पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म, चक्को थर्ड फॉर्म। ये पैसिव बन गया फ्यूचर सिंपल का। बात समझ में आ रही होगी। आगे आओ। हेल्पिंग वर्ब में बोलो साथ में नो चेंज। हेल्पिंग वर्ब में नो चेंज मतलब वॉज वर वैसा का वैसा लगा दिया। प्लस मेन वर्ब कौन सी फॉर्म है? V1 ING। मेन वर्ब की जगह टू बी प्लस V3। टू बी की कौन सी फॉर्म? V1 ING। टू बी की V1 ING, टू बी की V1 ING बोलो बीइंग। टू बी की V1 ING बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैसिव बन गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। आगे आओ। हेल्पिंग वर्ब में बोलो मेरे साथ नो चेंज। प्लस मेन वर्ब की जगह बोलो टू बी प्लस V3। टू बी की फॉर्म V1 ING। V1 ING टू बी की क्या होती है? BEING प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पे आओ। हेल्पिंग वर्ब में नो चेंज प्लस बी। हेल्पिंग वर्ब भी है बी, प्लस बी प्लस V1 ING मेन वर्ब। मेन वर्ब की जगह टू बी प्लस V3। टू बी की V1 ING बीइंग प्लस बीइंग, पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बन गया जी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव। पर अंग्रेजों ने देखा कि यार विल शैल बी बीइंग और V3, मतलब अगर मैं सिंपल एक्टिव का सेंटेंस बोलूं आपको, यहां का इसका एक्टिव का सेंटेंस क्या बनेगा? राम विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। राम विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग और अ सॉन्ग विल बी बीइंग संग बाय राम। विल बी बीइंग, ये बीइंग अच्छा नहीं लग रहा। अंग्रेज कहते क्या करें, क्या करें भाई, छोड़ दो यार, अच्छा नहीं लग रहा, रहन दो। रहन दो मतलब रहन ही दो, बढ़ता ही नहीं, ऐसे कह देंगे।
तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्या? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। गौर फरमाओ, मैं इतनी देर से पहले से आपको 12 + 8 20 की बातें गा रहा हूं। 12 तो आपको पता है कौन से हैं, और नीचे वाले 3 का बनता नहीं, तो 3 ये घट गए और चौथा ये घट गया, तो बचे कितने? 8। तो 12 एक्टिव होते हैं और 8 पैसिव होते हैं। ये 20 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में इन 20 टाइप ऑफ सेंटेंस के अलावा सेंटेंस ही नहीं है ही नहीं। कहीं से कुछ भी उठा के ले आओ, इन 20 में से कहीं ना कहीं दिखा दूंगा मैं आपको। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। हाँ जी, आगे आओ। हेल्पिंग वर्ब में बोलो नो चेंज। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? तीसरी। मेन वर्ब की जगह टू बी + V3। टू बी की कौन सी फॉर्म? तीसरी। टू बी की तीसरी क्या होती है? बीन। पीछे क्या लगा दें? V3। हेल्पिंग वर्ब में नो चेंज। मेन वर्ब की जगह टू बी + V3। टू बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। पीछे क्या लगा दें? V3। विल शैल, हेल्पिंग वर्ब में नो चेंज। विल शैल हैव ऐसा का ऐसा आ गया। टू बी + V3। टू बी की कौन सी फॉर्म? तीसरी। बीन प्लस पीछे क्या लगा दें? V3। ये तीनों बन गए जी परफेक्ट टेंस के पैसिव। जरा बोर्ड पर टेबल देखो, आपको समझ में आती है क्या? इस टेबल को थोड़ा सुंदर बना दिया मैंने ऐसे। ये टेबल देखो अगर आपको समझ में आती है क्या, या ये देख लो, ये समझ में आएगी क्योंकि रंग फर्क है। ये जितने भी मैंने ब्लू कलर से लिखे हैं ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में पहचान क्या है? पैसिव वॉइस की पहचान ये है कि उसमें टू बी + V3 दिखना चाहिए। इस टेबल को ध्यान से, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, मेरी मानो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बारी तो ये देख के बना लो कॉपी में, और उसके बाद ये अपने आप से आप कम से कम नहीं तो 15 बार बना लेना। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, अगर आप रेगुलरली रोज मेरे सेशंस देख रहे हो, तो आपको अभी तक ये तो समझ में आ गया कि मैं एकदम काम का सामान कराता हूँ, फालतू कोई बात नहीं है, कोई टाइम पास नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल अगर आपको आती होगी और समझ में आती होगी ना, तो आपको इंग्लिश में रोक नहीं पाएगा कोई। आपको वास्तव में इंग्लिश सुधारनी हो तो ये टेबल का चप्पा चप्पा आपको पता होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए। 20 बार बनानी पड़े, 25 बार, 500 बार, कितनी मर्जी बार बनानी पड़े, ये टेबल एकदम रटी होनी चाहिए। और आपको हिंदी बोल दो तो आप इस टेबल में कहीं भी पहुंच सकते हो, इंग्लिश का कोई सेंटेंस बोल दो तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो। क्या हो रहा है? 4 टेंस है, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हर टेंस में एक्टिव पैसिव है और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है। अगर आप देखोगे लिटरली आपको 20 तरीके के सेंटेंस दिखेंगे। इधर देखोगे तो ये आपको 7 हैं, 7 और ये 6, तो 7 2 14 और 6 20 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आ रहा है जी? अब एक छोटी सी चीज, ये इतना समझ में आया होगा। बाय चांस ऐसा हो जाता है कभी आपका ध्यान इधर उधर हो गया, आपको नहीं समझ में आया, थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके पिछले सेशन से, पिछला सेशन, ये वाला सेशन एक बार ही और देख लो, एकदम पक्का क्लियर हो जाएगा। बाय चांस फिर भी नहीं क्लियर होता, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करके दो, चाहे तुम्हें अकेले को मुझे दोबारा समझाना पड़े, मैं समझाऊंगा। ठीक है जी? आपको जो भी डाउट आए आप टाइप कर सकते हो। अब छोटी सी गलती जो हो जाती है और जो बहुत बड़ा रूल बनती है, बैंक, एसएससी, रेलवे, तीनों के अंदर देखो, एसएससी और रेलवे की अगर मैं बात करूं तो एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन आ जाएगा एक्टिव पैसिव बोल के। लेकिन अगर मैं बैंक की बात करूं तो एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन बोल के नहीं आता, छुपा हुआ आता है। एक्टिव पैसिव आता ही नहीं है ऐसे कि एक्टिव का पैसिव करो या पैसिव का एक्टिव करो। लेकिन फिर भी वो लोग पूछ लेते हैं, दिखाएंगे नहीं आपको कि हमने पूछा है, पर पूछ लेते हैं। वो पूछ लेते हैं क्या और उसको कैसे सही करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब जरा गौर फरमाना, एक बहुत बड़ा गेम चलता है, ऐसे समझ लो आप, इन दोनों टेंसेस के बीच में। ध्यान देना, ये अलग अलग के हैं। जो सिंपल का पैसिव होता है और जो कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव होता है, इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है और इस कंफ्यूजन का नाजायज फायदा एग्जामिनर उठाता है। तो इन दोनों टेंसेस को जरा गौर फरमाएंगे हम, और फिर आगे तो आप बाकियों में तो फर्क करना बहुत आसान हो जाता है, BEING लगा हो या बीन लगा हो, है ना, या फिर सिंपल हो, तो कोई दिक्कत नहीं है।
इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर भी टू बी लगी हुई है, गौर से सुनना जी, और यहां पर भी टू बी लगी हुई है। फर्क क्या है, इसमें टू बी के साथ V1 ING लगी हुई है और इसमें टू बी के साथ V3 लगी हुई है। ये काम कर रहा है, कर रहा था, कर रहा है, कर रहा होगा, या हो रहा था, हो रहा है, हो रहा होगा, ऐसे है। और ऊपर वाले में उसके साथ काम होता है। एक लाइन का रूल बोल रहा हूं, ये तो कहानी समझानी थी मेरे को। एक लाइन का रूल बोल रहा हूं, बोलते ही समझ में आएगा, जरा देखना। टू बी के बाद, सुनना जरा ध्यान से, टू बी के बाद V1 ING आएगी तो सब्जेक्ट काम करेगा। टू बी के बाद V1 ING आएगी, सब्जेक्ट काम करेगा। बोलो एक बार मेरे साथ, टू बी के बाद V1 ING आएगी, सब्जेक्ट काम करेगा। क्यों भाई, एक्टिव वॉइस है, करेगा ही। टू बी के बाद V1 ING आएगी, टू बी हेल्पिंग वर्ब बनेगा, V1 ING मेन वर्ब बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जब टू बी के बाद V3 आएगी तब सब्जेक्ट के साथ काम होगा। जब टू बी के बाद V1 ING आएगी तो सब्जेक्ट काम करेगा, करता है, और जब टू बी के बाद V3 आएगी तो सब्जेक्ट के साथ काम होगा। इस लाइन को मैं एक कदम और आगे जाता हूं। अगर टू बी के बाद V1 ING आएगी तो सब्जेक्ट काम कर रहा कहां से आ गया, कॉन्टिन्यूअस टेंस, कर रहा था, कर रहा है, कर रहा होगा। अगर टू बी के बाद V1 ING है तो, अगर टू बी के बाद V3 है तो चाहे टू बी के बाद V3 यहां देख लो, चाहे यहां देख लो, चाहे यहां देख लो, ये तीनों में मतलब पैसिव वॉइस में टू बी के बाद V3 जब भी आएगी तो सब्जेक्ट के साथ काम होगा। तो टू बी के बाद V1 ING तो सब्जेक्ट काम करेगा, टू बी के बाद V3 तो सब्जेक्ट के साथ काम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एकदम फर्जी सा है वैसे तो, कि टू बी के बाद V1 ING तो सब्जेक्ट काम करेगा, एरो की बहुत इंपॉर्टेंस है, और V3 तो सब्जेक्ट के साथ काम होगा। एरो देख लेना भैया, टू बी के बाद V1 ING सब्जेक्ट काम करेगा और टू बी के बाद V3 तो सब्जेक्ट के साथ काम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो बैंक और SSC वगैरह पेपर में बहुत काम आएगा आपको, जहां पर डायरेक्टली एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन नहीं आएगा पर रूल एक्टिव पैसिव का लग रहा होगा। अभी मैं क्या चाहता हूं, अभी मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो। खेला था, खेला गया था, खेलता है, खेला जाता है, खेलेगा, खेला जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर था, स्क्रीनशॉट ले लो, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। ये 3 स्लाइडें मैं आपको छोड़ रहा हूं, आपको इनका इंग्लिश में लिखना है कि ये क्या बनता है। अगली क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि इनको क्या कहते हैं इंग्लिश में। बहुत ही सिंपल सा है, ये पहले वाली टेबल जो हिंदी वाली बनाई थी वो है, इसको आपको इंग्लिश में लिखना है, अपने आप से लिखना है बिना टेबल देखे। ये 1 नंबर है, फिर से अगर कुछ लोगों के इसलिए मिस हो गया है तो 1 नंबर स्क्रीनशॉट ले लो, 2 नंबर और ये 3 नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आप करोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। बस आज के लिए रूल आपको इतना ही याद रखना है कि टू बी के बाद V1 प्लस ING आएगी तो सब्जेक्ट काम करेगा और V3 आएगी तो सब्जेक्ट के साथ काम होगा, है ना। बाकी ये इतना सा याद रखना, ये टेबल बना लेना, वो होमवर्क कर लेना। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे, और आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को ज़रूर से क्लिक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।